हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अनअकैडमी। मेरा नाम है मंजरी सिंह और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल स्पेशली फॉर दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। पेपर आपका आने वाला है, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी या फिर चल रही होगी और समवेयर रिवीजन आपका हो रहा होगा। आपको सिलेबस अगर किसी भी एग्जाम का पता होता है तो आपको तैयारी कैसे करनी है या आप अपने हिसाब से कर लेते हो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का तैयारी का तरीका डिफरेंट होता है, अप्रोच डिफरेंट होती है, स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। आपने लेकिन सारी अगर प्रिपरेशन कर ली और कुछ माइनर चीजों का ध्यान नहीं दिया विच इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल इन दोज 3 hours ऑफ एग्जामिनेशन, तो फिर आपके प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि हम तैयारी साल भर, महीने भर, कितना भी हम कर रहे हैं, उस टाइम ड्यूरेशन में हमने कैसे भी तैयारी कर ली वो मैटर कम करती है, रैदर उस 3 घंटे में आप कैसा परफॉर्म करने वाले हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है कि आपने तैयारी जो करी है उसके बेसिस पर आपको कहीं वहां पे कोई मार्क्स नहीं देने जा रहा है। उस 3 hours में आपने हर एक क्वेश्चन का कितना सही अटेम्प्ट किया, कितना गलत अटेम्प्ट किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि वो 3 hours आपको यूजफुल अपने कैसे बनाने हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे डूज एंड डोंट्स फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन एन एग्जामिनेशन, जो कई बार यहाँ पर अपीयर हो चुके हैं, जिनका 2nd या 3rd अटेम्प्ट है, या फिर जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड है बट अब वो जेआरएफ के लिए हो सकता है बैठ रहे हो पेपर में, तो ऑलरेडी उनके पास खुद का एक्सपीरियंस होता है और हर इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें सीखता है। तो वहां पर उनके लिए इतना शायद जरूरी नहीं होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस से उन्होंने समझ लिया। बट पहली बार जो बच्चा बैठ रहा है, जिसको यूजीसी नेट के पेपर के बारे में शायद इतना नहीं मालूम है, तो उसके लिए यहाँ पर गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट कि आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एंड क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बाकी एग्जाम्स समवेयर थोड़े डिफरेंट होते हैं आपके। यूजीसी नेट की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ये अलग है थोड़ा, सिलेबस की बात करें क्योंकि बहुत वाइड है, तो यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान में रखने की बहुत बहुत जरूरत होती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस टुडे। यहाँ पर सबसे जो प्राइमरी चीज है वो आपको याद रखनी है क्या, कि हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन बेसिक्स की। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है कि पहली बात तो ये कहीं पे लिखा नहीं है, ये सारी चीजें जो आज मैं आपको बता रही हूँ आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, ये आपको समवेयर खुद से समझ में आएगा, और अगर आप पहली बार दे रहे हो तो आपको नहीं पता है तो मैं आपको उस चीज के लिए गाइड करने वाली हूँ। सेकेंड, दीज थिंग्स यू नीड टू फॉलो, ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं है जिनको आप निग्लेक्ट करो। ये वो चीजें हैं जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है आपके उस टाइम ड्यूरेशन में जब आप पेपर में अपीयर हो रहे हो। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि पेपर की बात हो रही है, यूजीसी नेट की बात हो रही है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिकली वो डूज एंड डोंट्स आपके उस 3 hours के बारे में है। 3 घंटे में आपको कैसे अपना 3 घंटा यूटिलाइज करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है पे ध्यान देना है। तो हम बात कर लेते हैं पैटर्न के बारे में। पैटर्न इज ऑफ आपका 3 घंटे का पेपर है, क्योंकि ये पेपर आपका सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो समवेयर अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत फेमिलियर नहीं है विद द कंप्यूटर कि कैसे बेसिक चीजें यूज करी जाती हैं, तो आपको यूट्यूब पे और भी वीडियोस मिल जाएंगी इस तरीके की, क्योंकि आज की डेट पे मैक्सिमम पेपर्स आपके ऑनलाइन हो रहे हैं। तो अगर नहीं पता है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। दूसरी चीज, 3 घंटे का पेपर है तो कंटिन्यूअस होने वाला है। आपको पता है ये पेपर आपका 2 पेपर मतलब है, इसमें पेपर 1 और पेपर 2, तो इन दोनों पेपर के बीच में आपको कोई भी गैप नहीं मिलने वाला है, लगातार ये पेपर आपका होगा। अब लगातार का कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि आपको एक ही टाइम पर उन्होंने पेपर 1 पेपर 2 आपके पोर्टल पे दे रखा है, जो आप अपीयर जिस पेपर में आप बैठे हुए हो। ठीक, आपके ऊपर है कि आप उस पेपर को कैसे मैनेज कर रहे हो। आप पेपर 1 पहले कर रहे हो या पेपर 2 पहले कर रहे हो, या आप बार बार स्विच कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि पेपर 1 कर दोगे तो सबमिट कर दोगे फिर पेपर 2 करने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एट द मोमेंट आपके सामने दोनों पेपर होंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। बट करना कैसे है हम इस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं नहीं रिकमेंड कभी करूंगी कि आप बहुत ज्यादा इधर उधर भागे,
ठीक है, पेपर करने का तरीका क्या होगा ये हम आज डिस्कस अच्छे से प्रॉपर मैनर में करेंगे, क्योंकि हमको भैया 3 घंटे अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। हमको 3 घंटे के बाद ये नहीं कहना है कि मैंने तो स्टार्टिंग के 10 मिनट वेस्ट कर दिए, मैंने तो लास्ट के 10 मिनट वेस्ट कर दिए। हमको फाइनली फीडबैक अपनी तरफ से 3 घंटे बाद क्या चाहिए कि मैंने जो 3 घंटे यूटिलाइज किए अपनी तरफ से मैंने बेस्ट किया, अब जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, मैंने तो मेरी तरफ से बेस्ट परफॉर्म किया। ठीक, अब है क्या, पेपर 1 आपका 50 क्वेश्चन है 100 मार्क्स, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन है 200 मार्क्स। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि एक क्वेश्चन जो आपका है वो 2 मार्क्स का है। ठीक, तो टोटल आपका पेपर कितने मार्क्स का हो गया, 300 मार्क्स का। 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स। अब आपको 50 और 100 से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 सेटिंग में आपका ये 3 घंटे का पेपर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल आई हैव 150 क्वेश्चंस फॉर 300 मार्क्स। ठीक, अब अगर 50-50 के हिसाब से टाइम को डिवाइड कर लूं मैं 50-50 के हिसाब से, तो मैं कहूंगी पहले 1 घंटा 50 क्वेश्चन, बाद में 1 घंटा 50 क्वेश्चन, बाद में 1 घंटा 50 क्वेश्चन। ठीक, ये 50-50 150 के हिसाब से 3 घंटे आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये पहले के जो 50 क्वेश्चन है ये कौन से होने वाले हैं, आई विल से पेपर 1 पहले करना है। ठीक, डिटेल में भी आगे बात करेंगे, बट आई वुड रिकमेंड पेपर 1 आपको पहले करना है। तो चलो डिटेल में बात कर लेते हैं कैसे करना है। इंपॉर्टेंट रूल्स विच यू आर गोइंग टू फॉलो, ये अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा तो आप डोंट गेट वरीड, मैं आराम से इसको डिस्कस कर रही हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग foremost important, you have to attempt all questions. Why? Because there is no negative marking. There is no negative marking. और जब ये हमको सुनने को मिलता है तब तो इससे अच्छा तो हमारे लिए कुछ होता ही नहीं है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है भाई, पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चंस यानी कि 150 क्वेश्चंस, ना सिर्फ पेपर 1 ना सिर्फ पेपर 2, दोनों पेपर आपको कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। आपको आता हो तो भी करेंगे, आपको नहीं आता है तो भी करेंगे। नहीं आता है तो कैसे करेंगे ये भी मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन आता है तो डेफिनेटली बिल्कुल ध्यान से समझ के क्या सही आंसर होगा आप परफॉर्म इसको करने वाले हो। किसी भी कीमत पे आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास टाइम कम रह गया है, लास्ट में आपका पेपर छूट रहा है, कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लीजिए, फटाफट बी 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 सी 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 फटाफट। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो आई वुड रिकमेंड दिस, बट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर लास्ट में आपका पेपर छूट रहा है, अगर 5 क्वेश्चन आप छोड़ देते तो आपको 5 में से 0 मिलते। ठीक, लेकिन अभी क्या करोगे आप, अभी अगर क्या हो रहा होगा, आपका पेपर छूट रहा है, आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आपने अगर 5 क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन टिक कर दिया तो हो सकता है समवेयर आपको 5 में से 2 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो हमको इस चीज को ध्यान में रखना है। पेपर 1 आपको पहले अटेम्प्ट करना है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया। पेपर 1 क्यों पहले अटेम्प्ट करना है, मैंने कहा पेपर 1 क्या है, पेपर 1 एक जनरल पेपर है। ठीक है, 10 एरियाज इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, स्पेशली जो इंक्लूडेड है वो क्या है, मैथ्स, रीजनिंग और डीआई। ठीक, अब मैथ्स, रीजनिंग और डीआई टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये कोई बहुत इजी तो है नहीं कि हमने बस एक बार क्वेश्चन पढ़ा और बस हमने टिक कर दिया। ठीक है, मैथ्स और डीआई स्पेशली इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वहां पे रफ शीट प्रोवाइड करी जाएगी और ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर आपको टाइम चाहिए। तो जब हम स्टार्ट में पेपर करते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, तो बहुत इजीली हम चीजों को टैकल कर पाते हैं। हमें बहुत ज्यादा दिमाग इधर उधर एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि हम एकदम फ्रेश माइंड से बैठे हैं। और क्योंकि सीबीटी है तो सीबीटी में 3 घंटे कंप्यूटर पे बैठना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपको आदत नहीं है। स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप मेहनत कर ले जाओगे, लास्ट में क्या होगा, आपकी आंखें दर्द हो सकती हैं, कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको हेडेक वगैरह की कोई दिक्कत है, आपको कुछ और बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो इन दैट केस क्या होगा कि लास्ट में आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करना पड़ सकता है। तो वहां पर मैं नहीं रिकमेंड करूंगी आप पेपर 1 करो। पेपर 1 आप पहले, आप कहोगे मेरा तो लॉ अच्छा है, मैं पहले पेपर 2 कर लेता हूँ। देखो, जब जो चीज अच्छी होती है ना, पेपर 2 अच्छा है ना, लॉ अच्छा है ना, तो जब पैनिक सिचुएशन होगी तो उस टाइम पे लॉ भी कर लोगे। बट अगर पैनिक सिचुएशन में पेपर 1 उठाया, सोचा मैथ्स लगा लूं, तो नहीं लगेगा, फॉर्मूला नहीं लगेगा, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि आपको पेपर 1 पहले करना है, और यही कहूंगी कि सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में करिए, लगातार चलते जाइए। ठीक है, कैसे करेंगे आप, मैथ्स, रीजनिंग, डीआई टाइम लेगा, 50 क्वेश्चन का टारगेट आपको 1 घंटे लेके चलना है। बहुत ज्यादा आप अगर एक्सटेंड करेंगे तो 5 to 10 मिनट्स एक्सटेंड करिएगा, नहीं तो आपका लॉ का पेपर सफर करेगा, क्योंकि वहां पे भी आपको टाइम देना पड़ेगा भाई। वहां पे भी 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो 1 घंटे में 50 क्वेश्चन वहां पे भी आपको करने हैं। कॉम्प्रिहेंशन वहां पर भी आता है, तो टाइम वहां पे भी लग सकता है। मैच द फॉलोइंग आ जाता है,
फिर उसके बाद होता है कभी कभी कि स्टेटमेंट सारे पढ़ो, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, क्रोनोलॉजी बनाने को आती है, तो ये टाइम लेगा। अगर आपको आता भी है तो भी टाइम लेगा, क्योंकि ए बी सी डी, ए डी सी बी, ए सी बी डी ऐसे होता है, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, टाइम लगता है, क्योंकि कहीं जल्दबाजी में गलत ना हो जाए। तो इन सबको आपको ध्यान में रखते हुए आपको प्रॉपर टाइम देना है, ठीक। तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ पेपर 1 आप पहले करो। अब मार्क द आंसर देन एंड देयर ओनली, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, जब आपने पेपर 1 में अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे भी, और पेपर 2 में अगर आप मार्क कर रहे हो तो वहां पे भी, वहीं पर उसी वक्त आपको जो आंसर समझ में आ रहा है, क्लोज इनफ, जो भी आपको लग रहा है कि विच इज वेरी मच क्लोज इनफ टू माई मेमोरी, ठीक है, या फिर अगर मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर एक्यूरेट नहीं आ रहा है तो जो क्लोज इनफ आपको लग रहा है वो मार्क कर दो। अगर मैं एग्जांपल लूं प्रीवियस वाले पेपर का जो दिसंबर के सेशन में हुआ था, तो वहां पर लोगों ने बताया कि डीआई और मैथ्स इस बार टफ आया था, लोगों का टाइम डीआई पे आधा आधा घंटा भी गया। अब आप सोचिए खुद कि 5 क्वेश्चन डीआई के अगर आ रहे हैं, आपने आधा घंटा उसको दे दिया, तो बचे हुए 45 क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे आधे घंटे में, नहीं कर पाओगे। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, कि आपको वो टाइम उतना ही देना है किसी भी चीज पे जो आप अलॉट करके आए हो, सोच के आए हो। आप वहां पर ये नहीं करोगे कि ठीक है मैं तो आज ये करके ही जाऊंगा, भाई क्या फायदा। 5 क्वेश्चन डीआई का है, अगर आपने 5 क्वेश्चन सही कर भी लिए, बट 45 क्वेश्चन आधे घंटे में नहीं हो पाएंगे, शायद आप 30 ही क्वेश्चन कर पाओ, 15 क्वेश्चन यहाँ पर सफर कर रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ उस 5 को करने का। तो आपको क्या करना है, आपको एक जितना आपने टाइम सोचा आप उतना ही टाइम दोगे। अगर विद इन दैट टाइम आपका आंसर सही आ जाता है तो आपने मार्क कर दिया, नहीं आता है तो क्लोज इनफ, जो भी आपका ऑप्शन क्लोज इनफ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 3.5 करके कोई आंसर आ रहा है और आपको 4 पॉइंट समथिंग 11 करके दे रखा है, तो आप वो मार्क कर दो, देन एंड देयर आप वो मार्क कर दो। और फिर आपके पास वहां पर ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू का, आप मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो। अगर लास्ट में टाइम बचा तो आप मार्क फॉर रिव्यू पे आएंगे और फिर आप उसको एक बार फिर से देख लेंगे, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे अपनी, और फिर वहीं पर आप जो है अपना आंसर सही मार्क कर देंगे। जब भी क्वेश्चन रफ शीट में मार्क करिए लगाइएगा तो वहां पर क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिएगा, इससे क्या होगा दोबारा से पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप अपनी कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर सकते हो। एक और चीज ये होती है कि जो डीआई वगैरह के क्वेश्चन है वो क्योंकि इंटर रिलेटेड होते हैं, तो पहले क्वेश्चन में आपने जो कैलकुलेशन करी वो आपको सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में हेल्प कर सकती है, तो इस वजह से साफ सुथरा रफ वर्क करिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल के करिएगा, तो ये आपको वहां पर हेल्प करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं दे रही हूँ, अगर रफली कर दोगे कि खुद ही नहीं समझ पा रहे हो तो दोबारा फिर से पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और यही चीजें अवॉइड करनी है। वहां पर आपको अपना टाइम सेव करना है कि मैं कैसे सेव करके अपने टाइम को बाकी जगह यूटिलाइज करूं, ठीक है। तो देन एंड देयर मार्क करोगे, चाहे लॉ का हो चाहे कुछ भी हो। लॉ में मान लो नहीं आ रहा है, जूरिस्प्रूडेंस का कोई क्वेश्चन है मुझे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको जो भी लग रहा है, आपका इंस्टिंक्ट कुछ तो अलाउ कर रहा होगा ना, कि भाई प्लेटो होगा कि अरिस्टोटल होगा, कुछ तो याद आ रहा होगा, मार्क कर दो, एंड फिर उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू कर दो। अगर लगता है बाद में याद आएगा तो एक और सजेशन, अगर वहां पे दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है तो गो फॉर योर इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट पे जाओ, और इंस्टिंक्ट को प्लीज चेंज मत करना बाद में। पहली बार में जो भी हमारा इंस्टिंक्ट आंसर करता है वो एकदम करेक्ट होता है, बाद में पता लगा मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, बाद में लौट के वापस उस पर आते हैं और हमने क्या कर दिया, खुद ही के आंसर को गलत कर दिया। ऐसा मत करिएगा, आई वुड सजेस्ट। कई बार होता है कि लोग इंस्टिंक्ट पे जाके पहली बार में तो सही कर देते हैं, लेकिन बाद में लौट के आके उसको गलत कर देते हैं, तो आपको वो वैसे ही रहने दीजिएगा, उसको मत छेड़िएगा। मार्क फॉर रिव्यू आप खाली वही क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको लगता है कुछ कैलकुलेशन करी जानी है, या फिर कहीं पर आपको लग रहा है कि अभी मैं थोड़ा सा रिमाइंड करके सेक्शन का चैप्टर वगैरह रिकॉल कर लूंगा आराम से बैठ के, फिर मैं ये क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वहां पर आप ये काम करेंगे। सब कुछ आप मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे तो फायदा क्या हुआ, 3 घंटा तो वेस्ट कर दिया ना आपने। इस चीज का ध्यान रखोगे। देन रीड द क्वेश्चंस वेरी मच केयरफुली, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। कैसे, प्रॉपर क्वेश्चन को पहले 2 बार पढ़ना है, तुरंत ऑप्शन पे नहीं जाना है। कोई भी क्वेश्चन है उसको 2 बार पढ़िए अच्छे से, फिर उसके बाद ऑप्शंस को देखिए, एंड सही आंसर हो या गलत आंसर, अगर सही आंसर आता है तो भी एक बार बाकी के 3 ऑप्शन को जरूर देखिएगा। चारों ऑप्शन देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके चांसेस गलत होने के बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि आपको मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, आपसे पूछा गया रेप की पनिशमेंट किस में दी है, आपको पता है यार रेप तो 375 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 375 ऑप्शन में दिख गया, आपने टिक कर दिया, आगे बढ़ गए, आपने देखा नहीं कि बाकी के सेक्शन क्या दिए थे, 376, 377, 378। अब जब आप बाकी के ऑप्शन भी देखोगे तो आपको दिमाग थोड़ा चलेगा कि 75 में अगर रेप है तो 76 में क्या है, तब याद आएगा अरे 75 में तो डेफिनेशन दी है, 376 में तो पनिशमेंट दी है भाई। इस तरीके से करोगे तो आपको एलिमिनेट क्या करना है, नहीं 377 नहीं हो सकता, 378 नहीं हो सकता, 375 नहीं हो सकता, अब होगा 376। एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं क्योंकि आपने समवेयर सारे ऑप्शंस को रिकॉल कर लिया, ठीक है, तो इस वजह से ये आपको एक सही आंसर तक पहुंचाता है। आगे अगर देखें, ट्राई टू रीच आउट द आंसर विच इज क्लोज इनफ। अब मान लीजिए आपको सच में बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपने क्या किया, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है ना, 2 ऑप्शन बड़े आराम से एलिमिनेट हो जाते हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि समवेयर थोड़ा अनकनेक्टेड वाले 2 ऑप्शन दिए होते हैं, लेकिन बाकी के जो 2 ऑप्शंस हैं आपके, वो हो सकता है वो कंफ्यूजिंग होगा, जैसे 375 और 376 दे दिया। अब क्या करोगे, अब यहाँ दिमाग लगाओगे। दिमाग कैसे लगाओगे कि अगर मुझे इतना पता है कि 375 से रेप दिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यार रेप की जो पनिशमेंट है वो 375 में ही दे दी है कि 376 में दे दिया, कैसे एनालाइज करोगे? एनालाइज ऐसे करोगे कि आपने अगर आईपीसी पढ़ रखी है तो जनरल जो मेरा कॉमन सेंस है वो क्या कहता है कि आईपीसी में ज्यादातर जो सेक्शंस है वो ऐसे हैं कि एक सेक्शन में डेफिनेशन पहले दी जाती है, उसके बाद वाले सेक्शन में पनिशमेंट है। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं एक जनरल बता रही हूँ। कई में ऐसा है कि उसी में पनिशमेंट दे दी गई है क्योंकि वो बहुत माइनर से हैं। कई में हुआ है जो बाद में दी गई है, जैसे रॉबरी की बात करूँ, ठीक है, डकैती की बात करूँ तो तुरंत नहीं है, बट मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि आपको वहां पे जनरल कॉन्सेप्ट लेके चलना है, कॉमन सेंस यूज करना है। तो क्या करोगे कि 375 से अगर रेप शुरू हो रहा था तो पक्का इसमें तो डेफिनेशन होगी और पनिशमेंट 376 में होगी, तो मैं मार्क कर देता हूँ 376। यहाँ पर आपके चांसेस बढ़ गए सही होने के, ठीक, ये अप्रोच आप रखोगे। उसी तरीके से अगर मैं कह रही हूँ अगर आपको आर्टिकल 19 में डाउट है, आपको आर्टिकल 21 में डाउट है, कोई भी चीज पूछी गई कि भैया राइट टू प्राइवेसी किस में आता है, तो आपको क्या करना है, आपको अब यहाँ पे मीनिंग समझना है कि 19 तो बात करता है बहुत सारी चीजों की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, चलो 1A लिख दिया अगर मान लो, तो स्पीच और एक्सप्रेशन है, प्राइवेसी से स्पीच और एक्सप्रेशन का क्या लेना देना है ना। आपने कहा 21 लाइफ एंड लिबर्टी, अगर मेरी प्राइवेसी को कोई कर्टेल करता है, मैं अगर कमरे में अपने कोई काम कर रही हूँ, मुझे बार बार आके मेरा कोई भाई या बहन डिस्टर्ब कर रहा है, मैं कहती हूँ तुमने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, बिल्कुल मेरी प्राइवेसी में दखल अंदाजी इतनी दे रखी है, तो जीना हराम कर रखा है, ठीक है, एक जस्ट फ्रेज यूज कर रही हूँ। सो 21 टॉक्स अबाउट लाइफ एंड लिबर्टी, तो समवेयर कनेक्टेड हो गया ना, लाइफ से कनेक्टेड है ना। इंटरनेट की बात कर रहे हैं, इंटरनेट आपका 21 में भी आ रहा है, 91A में भी आ रहा है, ठीक है। 21 में कैसे आ रहा है कि रोटी कपड़ा मकान एक टाइम पे एसेंशियल था, अब इंटरनेट भी जरूरी है, तो लाइफ के सर्वाइवल के लिए चीजें जरूरी थी ना, तो 21 में आ गया। तो इस तरीके से दिमाग आपको लगाना है और आपको अपना टाइम पूरा यूटिलाइज करना है। सेकेंड चीज इज इंपॉर्टेंट, डू कीप नोट ऑफ टाइम। टाइम का बहुत ध्यान रखना है। कैसे टाइम का ध्यान आपको ऐसे रखना है कि जो मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट, 50 क्वेश्चन अगर आपने सोच लिया कि 50 क्वेश्चंस मैं पेपर 1 को दे रही हूँ, तो आई विल एक्सटेंड ओनली बाय 5 to 10 मिनट्स, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। जैसे ही 55 मिनट हुए, 50 से 55 हुआ, मैं क्या करूंगी, या तो मुझे लगता है कि यार मेरा दिमाग अभी नहीं चल रहा है, मैं थोड़ा दिमाग को फ्री कर देती हूँ, तो देन एंड देयर आई विल लीव दैट सेक्शन एंड आई विल स्विच ओवर टू द सेकेंड सेक्शन, पेपर 2, मैं तुरंत वो करने लग जाऊंगी एंड देन लास्ट के मैं कुछ 10 मिनट्स बचाने का कोशिश करूंगी कि मैं पेपर 1 पे आ सकूं। अगर मुझे लगता है कि मेरा ठीक चल रहा है, मैं भले टाइम ले रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है अगले 5-10 मिनट अगर मैंने और ले लिए तो मैं सारे क्वेश्चन सही मार्क कर ले जाऊंगी, ठीक है, मेरा दिमाग ठीक चल रहा है, तो फिर मैं इस 5-10 मिनट उसी वक्त ले लूंगी, फिर मैं बाद के लिए नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि पता लगा मैंने सारी कैलकुलेशन इधर करी है और फिर मैं बाद के 5-10 मिनट लास्ट के लाके फिर से मैं वही कैलकुलेशन कर रही हूँ, तो इससे क्या हुआ, दोनों सेक्शन मेरे सफर कर गए, ठीक। तो आपको टाइम का ध्यान इस तरीके से रखना है कि आपकी नजर पूरे टाइमर पर होनी चाहिए, आपको वॉच नहीं ले जानी है,
बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान वहां पे रखनी होती है, क्योंकि मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको टाइम से पहले जरूर पहुंचना है। सीबीटी एग्जाम में काफी पहले पहुंचना होता है, क्योंकि काफी फॉर्मेलिटीज होती हैं। बायोमेट्रिक होता है, सबसे पहले गेट पे आपकी चेकिंग होती है, आपके पास डिजिटल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं होना चाहिए, वॉच नहीं होनी चाहिए, कॉमन वॉच भी है तो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जरूरत भी नहीं है। वहां पे टाइमर स्क्रीन पे आपके चलेगा, आपको पता चल जाएगा मेरे पास कितना समय है, ठीक है। आपके फिर उसके बाद बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट्स हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका ये स्कैनिंग वगैरह होती है, ठीक है, आईडी वगैरह का देखा जाता है, ये सारी चीजें फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपको अलॉट होती है फिर स्क्रीन, आप अपने काउंटर पे जाते हो, भेजा जाता है। वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पर पहुंचने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है सिस्टम सही ना चल रहा हो, इसलिए मैं कहूंगी कि आपको बहुत टाइमली सेंटर पे पहुंचना है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम अगर वहां पर आप फेस कर रहे हो तो आपको अगला इंसान हेल्प कर सके। एडमिनिस्ट्रेटर आपको तब इजीली हेल्प कर पाएगा जब आप उनके पास भी टाइम होगा, लेकिन एक बार आपका पेपर स्टार्ट हो गया और आप अगर लेट पहुंचे हो तो फिर वो भी आपको हेल्प करने में एक बार सोचेंगे, ठीक है। उनके लिए भी दिक्कत है, क्योंकि पेपर शुरू होने के बाद उनको काफी चीजें देखनी होती हैं, सर्वर डाउन की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा होता है, कुछ नहीं। तो ये सब चीजें आपको इंश्योर करनी है कि आप टाइमली पहुंच के वहां पर इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, वो 3 घंटे चलेगा, एंड वो 3 आवर्स जो है आपके जैसे ही कंप्लीट होंगे आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे पड़ोसी का तो अभी चल रहा है, हो सकता है उसका 2 मिनट बाद टेस्ट स्टार्ट हुआ हो, तो जैसे स्टार्ट होता है वो सिस्टम ऑटोमेटिक 3 घंटे लेगा और वो सबमिट कर देता है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम, वही चीज जो मैंने कही, अगर आपको टाइम का ध्यान रखना है तो आपको पेपर को टाइम पे कंप्लीट करना भी है। जो टारगेट आप घर से लेके गए हैं वो टारगेट आप वहां पे रखेंगे, नो मैटर पेपर टफ आ गया, नो मैटर पेपर इजी आ गया, लास्ट में टाइम बच जाए, आपको रिवाइज करने का मौका मिल जाए, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। बट आपको शुरुआत से ये लेके नहीं चलना पेपर तो बहुत टफ है और मुझे तो आराम से मैं करूंगा, क्योंकि आपको 3 ही घंटे मिलेंगे, पेपर टफ हो इजी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो 3 घंटे ही आपको ये मिलने हैं, और आपको उसको डिस्ट्रीब्यूशन जो आप सोच के आए हो आपको वैसे ही करना है। कीप पेशेंस, प्लीज पैनिक मत करना, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर कैसा भी आया हो, बस ये सोचना कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, मार्क तो मुझे करना है, दिमाग पूरा अपना यूज करके मार्क करना है। जो भी मैंने आज तक लॉ में पढ़ा है मैं सारी अपनी बुद्धि लगा दूंगा, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन तो सही करना है। ये सोच के हर एक क्वेश्चन पर आप बढ़ते जाओगे इजीली। पेशेंस रखोगे, ये नहीं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने कहा, क्या करोगे, सबसे पहले पेपर 1 उठाया, लाइन से करना स्टार्ट किया, एकदम प्रॉपर लाइन से, ठीक। और फिर मैथ्स आ रहा है, डीआई आ रहा है, जो जैसा आ रहा है उसको सॉल्व करते जाओ। या लगता है मैथ्स डीआई वाले बाद में रखने हैं, तो पहले जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, टीचिंग है, रिसर्च है, हायर एजुकेशन है, ठीक है, इन्वायरमेंट है, ये सारे क्वेश्चन कर लिया और मैथ्स डीआई और रीजनिंग को रख दिया। तो कैसे करेंगे, आधे घंटे में कोशिश करिएगा कि ये सारा पार्ट आपका हो जाए। अब बचे हुए आधे घंटे में मैथ्स रीजनिंग और डीआई आप कर लीजिए, लेकिन पेपर 2 अभी नहीं, पेपर 1 शुरुआत के 1 घंटे में पेपर 1 हमने कर लिया। अब हम आएंगे पेपर 2 पे, फिर लाइन से ही चलेंगे और देन इन देयर मार्क करते जाएंगे। आता है बिल्कुल मार्क करो, मार्क फॉर रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। अगर यू आर 90% श्योर इन योर आंसर या 80%, तो भी मैं कहूंगी मार्क फॉर रिव्यू मत करना। 100% हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन 80% तक भी अगर श्योर हो तो मार्क फॉर रिव्यू मत करना, पक्का आप आके गलत कर दोगे। अगर आप लेस देन 50% श्योर हो तो आप मार्क करोगे, या फिर समझ लो आप 70 तक, ठीक है, 70 तक मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, लेकिन पहले उन मार्क फॉर रिव्यू को ध्यान में दोगे जिसमें लेस देन 50% श्योर हो, ठीक। फिर आपने क्या करना है, फिर बाकी के पे आपको ध्यान देना है। 70 वाले जो हैं 70% तक जिसमें अनश्योर हो, उसको चाहो तो बस एक बार देख लिया, बट दोबारा दिमाग मत एक्सरसाइज करो, चाहे तो ऐसा कर सकते हो, क्योंकि फिर समवेयर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं मान रही हूँ कि आपने ये जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ये आपने अपने इंस्टिंक्ट पर किए हैं, लेकिन 50% से कम वाले हो सकता है आपने गेस वर्क किया हो, तो गेस वर्क पे आप एक बार दिमाग लगा सकते हो अगर टाइम मिला तो, ठीक है। लेकिन मार्क उसी वक्त क्यों करना है, क्योंकि बाद में टाइम मिले ना मिले तो फिर तो गलत, फिर तो गया ना, सबमिट हो गया पेपर, तो अब तो मार्क नहीं कर सकते ना। लेकिन मार्क करके अगर मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो आपका जब समय 3 घंटा खत्म हो गया, तो जब पेपर आपका सबमिट होगा वो ऑटोमेटिक जो आपने आंसर मार्क किए होंगे वो चला जाएगा। तो उसमें आपके अगर 10 क्वेश्चन भी गेस वर्क है तो 10 में से 5 तो सही हो सकते हैं ना। लेकिन अगर आपने वो 10 छोड़ दिए, बिना मार्क किए मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो क्या होगा,
वो 10 में से आपको 0 मिल जाएगा। समझ रहे हैं? आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि आपका गर्मी में पेपर है ये, ठीक है, तो प्लीज कैरी वाटर बॉटल एंड स्पेशली द ट्रांसपेरेंट वन, क्योंकि मैंने कहा कि सिक्योरिटी चेक, ये सब चेकिंग वगैरह को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो प्लीज ऐसी वाटर बॉटल कैरी करिएगा जो ट्रांसपेरेंट हो, आर पार सब दिख रहा हो, कोई भी उस पर स्टिकर ना लगा हो, कुछ भी ना हो, लेकिन पानी रख जरूर लीजिएगा। फैसिलिटी रहती है वैसे तो सेंटर्स पर, बट कई बार होता है कि आप वो पानी पीना चाहें ना पीना चाहें, ये सारी चीजें डिफर कर जाती हैं, तो आप अपना पानी कैरी करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मी लग सकती है आपको और आप पैनिक हो सकते हो। अगर पहली बार कोई पेपर दे रहा है तो उसको घबराहट होगी, एंजाइटी हो सकती है, तो वहां पर आपके लिए ये पानी पीना इज इम्पॉर्टेंट। आप चाहो ग्लूकॉन डी मिला लो, समथिंग जो भी आपको लगता है। समर्स है तो आपको अपने हेल्थ का उस टाइम पे ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कहा कि स्क्रीन पर 3 घंटे लगातार देखते देखते आई स्ट्रेन भी हो जाता है, तो ये सब पानी अगर रहेगा तो आपको काफी हद तक हेल्प करेगा। जिनको स्पेक्स लगे हैं आई गेस उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिनको स्पेक्स नहीं लगे हैं, अगर वो कंप्यूटर वाला स्पेक्स उनके पास है तो वो जरूर लेके जाएं, क्योंकि 3 घंटे आपको परेशानी हो सकती है। फिर नेक्स्ट, यू हैव टू कीप योर एडमिट कार्ड। ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको एडमिट कार्ड पर मिलेंगी। एडमिट कार्ड रखना मत भूलना। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर आपके पास होनी चाहिए, 2 लेके जरूर जाइएगा, 1 नहीं 2, ठीक है, क्योंकि आपको वहां पर स्टिक भी करनी होती है। आपको एक मिलता है साइन करने वाला अटेंडेंस शीट, जिसपे आपको फोटो चिपकानी भी होती है, ठीक है। एडमिट कार्ड जरूर लेके जाइएगा, उसके साथ डिक्लेरेशन भी होता है, वो आपका सबमिट हो जाता है, साइन वगैरह करके प्रॉपर थंब, आपको एडमिट कार्ड पे आपको थंब लगाना होता है। आप इंश्योर करिए कि वो आप लगा के जाएं। एडमिट कार्ड पे भी आपको एक फोटो लगानी होती है, तो इसलिए 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए। गवर्नमेंट आईडी जो मेंशन है आपके पास एडमिट कार्ड में वो होनी चाहिए। डीएल चल जाता है, आधार हो जाता है, पैन हो जाता है। मैं रिकमेंड करूंगी इन तीनों में से ही आपके पास कुछ होना चाहिए, ठीक। पेन जरूर लेके जाइए, कब प्रोवाइड कर देते हैं सेंटर्स पर मांगने पे, कभी कभी नहीं भी होता है, तो आपके पास खुद का पेन होना चाहिए। रफ शीट ले जाने की जरूरत नहीं है, रफ शीट वो खुद वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जब वो देते हैं तो वहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होता है, जैसे मैंने लिख दिया अपना मंजरी सिंह, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होता है, आपको सीट आईडी लिखनी, सीट नंबर लिखना होता है, जिस सीट पे, जिस सिस्टम पे आप बैठे हो, ठीक है, ये आपको लिखना होता है। आपको 2 शीट दी गई है, दोनों पे आपको लिखना पड़ेगा, और फिर आपका लास्ट में ये रफ शीट आपका सबमिट हो जाता है। दूसरी चीज, जैसे ही आपको रफ शीट मिलेगी प्लीज उस पर लिखना मत चालू करिएगा, जैसे होता है रीजनिंग वगैरह में ABCD चालू कर देते हैं ना, प्लीज ये मत करिएगा। जब आपका पेपर स्टार्ट हो जाए तभी आप लिखना स्टार्ट करोगे, नहीं तो फिर से आपकी ये शीट सबमिट हो जाएगी, फिर से पूरी डिटेल भरोगे, नई शीट दी जाएगी। तो ये सब करने से अवॉइड करना, क्योंकि टाइम आपका इंपॉर्टेंट है। अगर इधर उधर टाइम ले जाने लगोगे तो फिर क्या होगा कि वो जो 1-2 मिनट भी है ना, जो एक क्वेश्चन पे देने वाले थे, वो आपका कहीं ना कहीं चला जाएगा कहीं और, ठीक है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट डोंट्स पे, क्या नहीं करना है। ये समवेयर मैंने क्या करना है मैं आपको बता दिया, बट फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। डोंट जंप ओवर द क्वेश्चंस। अगेन, ये नहीं है कि पहले 1 किया, 2 किया, नहीं समझ में आ रहा, सीधे कूद गए 50 पे, नहीं। एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन को देखते हुए चलो, वहां अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे हो मत करो, बट एटलीस्ट देखते एक बार चलो कि आपको समझ में आ जाए क्या पूछ रहा है, और जहां जो समझ में आए तुरंत अटेम्प्ट करो। ये नहीं है पहले 10 क्वेश्चन इधर देखे, 15 मिनट लगा दिए 10 क्वेश्चन देखने में, अब कूद गए सेक्शन 2 पे, ऐसे नहीं। ट्राई टू टैकल इट देन एंड देयर। आपको नहीं आ रहा है मत आप कर पाओ, नहीं कर पा रहे हो मत करो, लेकिन कुछ तो मार्क करो ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मार्क जरूर करना है। तुक्का लगाओ, दिमाग लगाओ, याद है तो करो, बट वहीं पे मार्क करो, ठीक। डोंट लीव क्वेश्चंस फॉर लेटर, मैंने जैसा कि कहा, वहीं उसी टाइम पे मार्क करके मार्क फॉर रिव्यू कर दो, लेकिन उसको छोड़ो नहीं कि मैं बाद में इस क्वेश्चन पर आऊंगा। बाद में आना है तो डेफिनेटली क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू करोगे, लेकिन मार्क करके, ठीक है, खाली छोड़ के नहीं। डोंट लीव एनी क्वेश्चन, बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। डोंट मार्क आंसर्स कैजुअली, ऐसा मत करना, अरे नहीं समझ में आ रहा है चलो A कर देते हैं, चलो B कर देते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस यूज करिए। आप पीजी का एंट्रेंस दे, आप पीजी कर रहे हो, आप यूजीसी नेट का पेपर देने आए हो सकता है आपका पीजी कंप्लीट हो चुका हो, तो आपके पास, आपने लॉ पढ़ रखा है, आपने बाकी चीजें पढ़ रखी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको मालूम है, तो समवेयर कुछ तो कलेक्ट होगा ना, कहीं अलग दुनिया से नहीं आया होगा। कुछ भी अपनी चीजों से, अपनी नॉलेज से रिकलेक्ट करिए और फिर उसको मार्क वहां पर करिए, जिससे कि क्लोज इनफ आपके आंसर सही होने के चांसेस हो। कैजुअल तभी करिएगा जब मान लीजिए आपका टाइमर जा रहा है, आपके पास अब बचते हैं 5 मिनट और अभी आपको 10 क्वेश्चंस मार्क करने हैं,
5 मिनट और 10 क्वेश्चन हैं, तो मैं नहीं कहूंगी क्वेश्चन पढ़ो। इन दैट केस एक ऑप्शन उठाना और मार्क करते हुए चले जाना। वहां पर क्या होगा, वहां पे आपके चांसेस हो जाएंगे क्वेश्चन सही होने के, 10 में से 4 आपके तो सही हो ही जाएंगे। ठीक है, मूविंग फर्दर, नेबर की स्क्रीन पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, अगल बगल वाले से कोई भी बात नहीं करनी है, किसी को भी मदद नहीं करनी है क्वेश्चन से रिलेटेड। कोई कुछ भी पूछे आपको उसको जवाब नहीं देना है, आपको उसकी स्क्रीन में ताका झाकी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि कैमरा लगे होते हैं। अगर आपको कैमरा में देख लिया गया तो आपको डिबार किया जा सकता है एग्जाम से। आपको किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। कई बार होता है कि हो सकता है लॉ वाला स्टूडेंट ना हो, दूसरा कोई बैठा हो आपके पास, लेकिन वहां पर पेपर 1 तो कॉमन है, तो आप हो सकता है सोचो लो पेपर 1 तो पूछ लेता हूँ, या वो आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। आप सिर्फ अपने ही स्क्रीन पे फोकस करिए, आपको जो आता है आप उसको मार्क करिए। आपको आप बिल्कुल ही भी ये मत सोचिए कि मेरे से ज्यादा उसको आता है। वो स्ट्रेंजर है, वो आपका फ्रेंड नहीं है कि आपको उसकी नॉलेज का पता हो सकता है उसको आपसे कुछ भी नहीं आता हो आपके कंपैरिजन में। आप जो मार्क कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, बात नहीं करनी। कोई भी आपसे बात करे आप सीधे बोल दो, प्लीज यार मुझसे बात मत करो, एग्जाम चल रहा है। ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेटर से शिकायत कर सकते हैं, आपको कोई परेशान कर रहा है, लेकिन आपको सिर्फ अपने पेपर पे फोकस करना है। सेकेंड चीज, आपको पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। जो भी आपके पास है, जो आपको समझ में आ रहा है, आपको टाइम देखते हुए प्रॉपर टाइम में विद इन टाइम आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उसने तो इतना कर लिया, उसने तो इतना कर लिया। कभी कभी होता है सेंटर्स पे बिल्कुल पास पास बैठते हैं, तो हमारी नजर दूसरे की स्क्रीन पे पड़ जाती है। आपको नहीं देखना है कि वो तो मैथ्स लगा रहा है, वो तो लगाए जा रहा है लगाए जा रहा है, अरे यार लगा रहा होगा कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं कितना सही कर रहा हूँ, बस। यार वो तो सेक्शन 2 पार्ट 2 पे है, पेपर 2 कर रहा है, क्या पता वो पेपर 2 पहले कर रहा हो, ठीक, या वो पेपर 1 पहले कर रहा हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को देखिए, आप जो सोच के आए हैं आप उसको फॉलो करेंगे। आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अपना पेपर क्लियर करना है। आपको खुद के पेपर क्लियर होने से मतलब होना चाहिए, आपको किसी और से मतलब नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी वेरी मच क्लियर इन टू योर माइंड। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट यूजीसी नेट के 3 घंटे के एग्जाम में क्या जानना जरूरी है, क्या नहीं करना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, आपको खुद के एक्सपीरियंस से समझ में आएगा, तो वो इतना हमें क्यों करना। भाई अगर हम पहले अटेम्प्ट में JRF हो सकते हैं, पहले अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाइड हो सकते हैं, तो हम 2-4 अटेम्प्ट में क्यों बैठेंगे। हमें किसी ने अगर पहले ही अटेम्प्ट में बता दिया क्या करना है, सही कैसे है, तो हम अच्छी बात है, मेरे लिए हेल्पफुल है, क्या पता मेरा पहली बार में JRF निकल जाए। ठीक है, तो इतना पेशेंटली पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, and please don't hesitate to ask any question if you have any query related to UGC NET exam, related to any question, related to anything। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है कि अभी हमसे छूट गई है, हम वीडियो में नहीं बता पाए हैं, आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। दिस वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू। आई होप आपको ये हेल्प किया होगा, और आपके जो फ्रेंड्स जो भी यूजीसी नेट के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम है जो हर कोई LLM वाला कैंडिडेट जरूर देता है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे वीडियोज आपको और भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।